नमस्कार। आज हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये एक्ट ब्रिटिश संसद ने 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं उन्हें दूर करने के लिए बनाया था। हाँ, और साथ ही भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था उस पर नियंत्रण कसने के लिए। बिल्कुल। असल में सरकार का इरादा साफ था कि अब कंपनी के कामों पर, खासकर राजनीतिक कामों पर, अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस कानून में क्या खास था, कैसे इसने चीजें बदली। जी। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात ये थी कि पहली बार कंपनी के जो इलाके थे भारत में, हाँ, उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, मतलब ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अच्छा, ब्रिटिश संपत्ति, ये तो बड़ा बदलाव था नाम में ही। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये दिखाता था कि ब्रिटिश सरकार अब भारत को सिर्फ व्यापार की जगह नहीं बल्कि अपना कब्जा मान रही है। वो अब सीधा दखल चाहती थी। तो दो हिस्सों में बांट दिया गया साफ तौर पर। कौन कौन से? एक तो राजनीतिक और दूसरे व्यापारिक यानी कमर्शियल। ठीक है। तो जितने भी राजनीतिक, नागरिक, सैनिक या फिर राजस्व मतलब पैसे वैसे वाले मामले थे, हाँ, जो संवेदनशील मामले थे। जी, उन सब की निगरानी के लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे उसे। इसमें कौन लोग होते थे? इसमें 6 सदस्य थे। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्रिवी काउंसिलर, मतलब राजा के खास सलाहकार। अच्छा, और इस बोर्ड के पास ताकत क्या थी? बहुत ताकत थी। वो कंपनी के सारे कागज देख सकते थे, भारत भेजे जाने वाले हर आदेश को मंजूर या नामंजूर कर सकते थे, बदल भी सकते थे। और कंपनी का जो पुराना बोर्ड था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसका क्या हुआ? वो बना रहा, लेकिन अब उसका काम मुख्य रूप से सिर्फ व्यापार देखना रह गया था। मतलब असल जो ताकत थी ना, वो अब इस नए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चली गई थी। तो ये तो हुई इंग्लैंड की बात। भारत में क्या असर पड़ा इसका? प्रशासन में क्या बदलाव आए? गवर्नर जनरल की स्थिति बदली? हाँ, भारत में भी अहम बदलाव हुए। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, हाँ, जिसमें पहले 4 सदस्य होते थे। उसे घटाकर 3 सदस्यों का कर दिया गया। और इन 3 में से एक का कमांडर इन चीफ होना जरूरी था, मतलब सेना का मुखिया। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अब गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल में अपनी बात मनवाना आसान हो गया। 3 लोगों में बहुमत पाना आसान है ना। हाँ, और टाई होने पर? टाई होने पर गवर्नर जनरल को निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट का अधिकार मिल गया। तो कुल मिलाकर उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई। और जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थीं, मद्रास और बॉम्बे, उनका क्या हुआ? वो तो पहले काफी आजाद थी। जी, इस एक्ट ने वो आजादी कम कर दी। मद्रास और बॉम्बे को कई जरूरी मामलों में, जैसे युद्ध, पैसा या दूसरे राज्यों से संबंध, इन सब में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल का दबदबा बढ़ गया। हाँ, कह सकते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया और कलकत्ता जो था वो एक तरह से ब्रिटिश भारत की असली राजधानी बन गया। ये दिलचस्प है कि कैसे धीरे धीरे कंट्रोल एक जगह आता गया। अच्छा, एक और नियम का जिक्र मिलता है कि अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। हाँ, वो भी इसी एक्ट में था। ये एक जरूरी कदम था। किस लिए? भ्रष्टाचार रोकने के लिए। उस समय कंपनी के अफसर खूब पैसा बना रहे थे, गलत तरीकों से भी। जी तो नियम बनाया कि भारत में जितने भी सिविल और मिलिट्री अफसर हैं, जी। उन्हें ब्रिटेन और भारत दोनों जगह अपनी सारी जायदाद का ब्यौरा देना होगा, और वो भी नौकरी शुरू करने के 2 महीने के अंदर। क्या इससे भ्रष्टाचार रोका? कोशिश तो यही थी, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करवाना वो थोड़ा मुश्किल रहा होगा, ऐसा लगता है। तो अगर हम सार देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को और पक्का किया। ब्रिटिश संपत्ति वाली बात और ये दोहरा नियंत्रण। हाँ, जिसमें कंपनी व्यापार देखे और सरकार राजनीति। ये व्यवस्था तो फिर काफी लंबी चली है ना, करीब 1858 तक। जी हाँ, ये करीब 70 साल तक चली। ये ढांचा बना रहा, लेकिन इसमें अपनी दिक्कतें भी थीं। ऐसा नहीं कि सब बढ़िया था। क्या दिक्कतें थीं? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि ये जो 2 बॉस बना दिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनके बीच काम का बंटवारा कई बार साफ नहीं था। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन होता था। हाँ, कंफ्यूजन भी होता था और अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव भी। किस मामले में किसकी चलेगी ये हमेशा स्पष्ट नहीं था। इससे फैसलों में देरी भी होती थी। और बेचारे गवर्नर जनरल का क्या, उसे तो दोनों को खुश रखना पड़ता होगा। बिल्कुल, ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर जिन्होंने उसे नौकरी दी है, दूसरी तरफ सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके हुक्म मानने हैं। ये तो टकराव तो होना ही था। होता ही था। उसकी स्थिति बड़ी अजीब हो जाती थी और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर भी पक्षपात के आरोप लगते थे, क्योंकि उसके सदस्य तो सरकार चुनती थी, तो राजनीतिक दखल अंदाजी भी होती थी। तो कुल मिलाकर पिट्स इंडिया एक्ट ने
ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण तो बढ़ाया भारत पर, प्रशासन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश भी की, लेकिन साथ ही एक ऐसी उलझी हुई व्यवस्था बना दी जिसमें सत्ता के लिए खींचतान चलती रहती थी। सही कहा। ये एक्ट उस दौर का आईना है जब एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे एक साम्राज्य चलाने वाली ताकत बन रही थी और ब्रिटिश सरकार इस बदलाव को अपने काबू में रखना चाह रही थी। श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह हो सकती है कि क्या ये जो दौरा सिस्टम था, इसने सच में प्रशासन को बेहतर किया, या इसने सिर्फ लंदन और कलकत्ता में बैठे हुक्मरानों के बीच पावर स्ट्रगल को और उलझा दिया, जिसका असर आखिर में भारत पर ही पड़ा।